नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये पैंडेमिक अभी भी जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर अभी कोई कंट्रोल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इन परिस्थितियों में अच्छे खासे होंगे। और मैं आपसे एक क्षमा भी मांगना चाहता हूँ, चूँकि मैं करीबन पिछले 2 वीक से 1 डेढ़ या 2 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। इसका यही कारण है कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं था। मैं पूरी तरह से पूरा डे अलोंग, आई मीन रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा काम जो है चलता रहता था। चूँकि मैं एक तो, जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ। पूरा दिन उसमें निकल जाता है, एंड देन इवनिंग में जो है थोड़ा और घर के काम काज ये वो रहते हैं। तो उस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाया और मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जैसा ही मुझे आज वक्त मिला, मैंने सोचा कि आज डेफिनेटली एक वीडियो बनाया जाए। और काफ़ी लोगों ने, मतलब मेरा एक छोटा सा फैमिली है। अब मैं आप सबको एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करता हूँ। जो जितने भी मेरे अभी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जो भी मुझे फीडबैक दिए, जो भी मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके ऊपर मैं जो है वीडियो आज एक उसी बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो यहाँ पर मतलब कौन सी जॉब, कौन सा मतलब किस फील्ड में यहाँ पर आना चाहिए स्टूडेंट्स को, कौन सी जॉब में सैलरी ज़्यादा होती है, अल्टीमेट हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है, फिर कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसे लेने के बाद जो है आपका पीआर कंफर्म होता है, जिसमें सैलरी ज़्यादा होती है, जिसमें पर्क्स ज़्यादा होते हैं। इस तरह की यूजुअल क्वेरीज होती है। फ्रेंड्स, होता है कि जैसे जब मैं इंडिया में था तो उस टाइम मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं कनाडा में जाके मुझे क्या, किस तरह की जॉब मिलेगी, किस तरह की जॉब करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने, जहाँ तक मैं इंडिया में था, मैंने लोगों से सुना था जो बाहर से फॉरेन कंट्री से विज़िट करके वापस इंडिया में आते थे, वो लोग, एक अलग से पिक्चर हमको दिखाया गया था कि वहाँ पर इस तरह का आपको रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है, आपको होटल्स में काम करना पड़ता है, बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह की मुझे एक इम्प्रेशन दी गई थी। सो अब चूँकि मैं यहाँ पर कनाडा में हूँ, जो मैंने अभी तक महसूस किया है, उससे यही मुझे लगता है कि इससे पूरी विपरीत है दुनिया यहाँ पर, जो हम सोच के आते हैं यहाँ पर। तो कोई भी जॉब वैसे छोटी बड़ी नहीं होती, यहाँ पर सभी तरह की जॉब है। कुछ हद तक वो लोग जो मुझे पहले कहा करते थे, वो शायद सही भी है उनकी जगहों पर। लेकिन कुछ कुछ मतलब उन्होंने इन जनरल आपको नहीं लेना चाहिए उस स्टेटमेंट्स को कि सभी को इसी तरह की जॉब मिलती है। वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके आपके स्टडी ऑफ प्रोग्राम के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर। ये कंट्री जो है आपको एंटायरली डिपेंड ऑन अ स्किल। आपका जॉब स्किल के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ही आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर वो काका मामा फूफा ताया, इनकी जान पहचान लगाकर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती। आप उसको लगाकर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, वो अपने देश में ही छोड़ के आए। सो ये मैंने रियलाइज़ किया है कि कितना डिफ़िकल्टी होता है जब एक मतलब अदर लैंग्वेज, अदर देन इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज अगर कोई पढ़ा हुआ है, उसके लिए तो थोड़ा बहुत इनिशियली आसान लगे। लेकिन जो कि जिस तरह से मैं हिंदी मीडियम से था, इतना हमारा बेस नहीं होता है इंग्लिश के अंदर। हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को फॉर एग्ज़ाम ओनली वी स्टडी देम, लेकिन रेगुलर बेसिस पर हमें वो इंग्लिश का इतना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता है डे टू डे प्रैक्टिस में। तो वहाँ पर काफ़ी चैलेंज आते हैं, जो कि मैंने रियलाइज़ किया है। दूसरा, ज़्यादातर क्वेश्चंस यही थे कि कौन सी जॉब्स हाईएस्ट पेड है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है यहाँ पर इक्वली सारी मतलब फील्ड्स के अंदर जॉब्स है। सिविल इंजीनियरिंग करके बंदा आता है, उसके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। बस उसमें लेवल ऑफ स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है, आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं, देन यू आर ऑन योर ओन। मतलब अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। फिर भी अगर मैं कैटेगराइज कहूँ, कैटेगोरिकली कहूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स जो है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती है कनाडा में और पूरे नॉर्थ अमेरिका में, आई वुड से। दूसरी जैसे प्लम्बर है, फिटर है, टेक्नीशियंस है, जो छोटे मोटे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं, जो मतलब ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, जो इंडिया में हम कहते हैं कि आईटीआई ट्रेड्स करा हुआ है, यानी कि ट्रेड, किसी ट्रेड, टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर डिग्री लिया हुआ बंदा, वो यहाँ पर फ्रीलांसिंग करके भी और एक एज ए एम्प्लॉयमेंट लेकर भी अच्छी खासी इनकम कर सकता है। सॉरी, उन केसेस में जनरली होता है कि ज़्यादातर लोग फ्रीलांस करते हैं इस तरह के कोर्स करने के बाद। इलेक्ट्रिशियन हो या टेक्नीशियन हो या प्लम्बर हो, तो वो लोग फ्रीलांसर एज ए हैंडीमैन भी काम करते हैं। उनका खुद का वैन जैसा वो रेंट कर लेते हैं या खुद का बाई कर लेते हैं, और वो जो है
लाइक इस तरह से घर पर जा जाकर वो फिटिंग वगैरह करते हैं। दे अर्न गुड मनी फॉर वन विजिट, दे प्रॉब्ली चार्ज $100 पर आवर, यानी $100 प्रति घंटा। आप लगा लीजिए वो घर से निकला एक टेक्नीशियन, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया मैंने, वो मेरे घर पे आया, तो घर से निकल कर मेरे घर तक आने और काम ख़त्म होकर जाने, उसके घर तक पहुंचने तक का जो भी चार्ज है, जो भी टाइम होगा, उसका मल्टीपल मिनिमम 100 या 75 या $120 जो है वो चार्ज करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी पार्ट्स है वो अदर, तो खाली लेबर चार्ज ही उनका इतना होता है। तो अगर मान लो कि 2-2.5 घंटा उसको लगा, तो आप लगा लीजिए $200-300 वो बना के चला जाएगा। अगर उसको 2-3 इंक्वायरी दिन की मिलती है तो ही इज़ गुड, $500 to $600 ईजिली बना लेता है वो। तो यही मैं कहता हूँ कि उन ट्रेड्स में फिर आप ऐसा नहीं देख सकते कि कौन सी हाईएस्ट पेड जॉब है। वो डिपेंड करता है आप कौन से स्किल सेट से हो, किस फील्ड में हो। हर एक फील्ड में अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे सप्लाई चेन में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर सर्टिफिकेशन ले लीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोप है। इजीली यू कैन स्टार्ट विद $60,000-70,000 ऑफ सैलरी। जैसा ही आपको एक्सपीरियंस आता है, यू कैन गेट इनटू द $100,000 क्लब। तो ये एक स्टेप्स है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से आए, ओके हाईएस्ट जॉब कौन सी है, आईटी, चलो आईटी में अप्लाई कर दिया। इस तरह से आपका अप्रोच बिल्कुल गलत होगा। आपको पहले उस तरह की स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी इंडिया में वो स्किल्स है आपके पास, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जो कि एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनके लिए सीधा खाली सिर्फ कोर्स ख़त्म करके इनको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर एज ए स्टूडेंट्स अगर आप 12वीं के बाद आ रहे हो और ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंदर ही टारगेट करूँ, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ता है, वो स्किल आपको गेन करना पड़ता है जिस स्किल पर ये जॉब पूरी तरह से दारोमदार रखती है। सो कुल मिलाकर आपको उस तरह का बनना पड़ता है, उस स्किल के लेवल का बनना पड़ता है। फ्रेंड्स, होता है कि मैंने अमूमन देखा है कि जॉब पोस्टिंग अगर कहीं पर देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यानी कि लाखों में जॉब लिस्टेड होती है। उसमें से आप देखो कौन कौन से स्किल सेट वो दे रहे हैं। मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ स्किल्स दिए होंगे कि भाई आपको .NET आता है, जावा आता है, आपने क्या क्या काम किया है, दैट ऑल। तो वो सारी चीज़ें आपको रेडी होना पड़ता है उस मुताबिक, तभी आपको वो जो है एक एंगेजमेंट मिलती है, एक अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। तो उसके लिए, उस पेइंग जॉब के लिए आपको पहले कैपेबल होना पड़ेगा। और वो कब होंगे? जब आप यहाँ पर आकर पढ़ोगे उस पर्टिकुलर कोर्स में, तब होगा। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है उनको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास ऑलरेडी एडिड एडवांटेज है कि वो चाहे यहाँ पर आकर सिर्फ वो एक ज़रिया है उनके यहाँ आने का, लेकिन वो इजीली यहाँ पर जॉब मिल सकती है उनको, चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा चांस बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर में यहाँ पर आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है, तभी आप मैकेनिकल की एक प्रॉपर जॉब के अंदर जा पाओगे। वैसे इन जनरल जॉब्स आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको अच्छी कैटेगरी की, अच्छी हाई पेइंग जॉब चाहिए मैकेनिकल इंडस्ट्री में, तो आपको प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ता है। वहाँ पर से सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देकर लेना पड़ता है, और तभी आप जो है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपका जो सिग्नेचर यूज़ कर सकते हो, PENG करके। तो वहाँ पर आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग फील्ड में नॉर्मल जॉब मिल जाती है $50,000-60,000-$40,000 की ईयरली। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा एनहांस होना है, कंट्रोलर या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेड बनना है, मैनेजर बनना है, देन आपको फिर देना पड़ेगा यहाँ इंडिया में जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का होता है, वैसा यहाँ पर CPA का एक एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। व्हेन यू आर CPA सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तब जाकर आपको जो है वो एक बेस, आपको सैलरी में एक जंप मिलता है, आपको अच्छी खासी जॉब मिलती है जहाँ पर CPA रिक्वायर्ड है, आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। तो ये सर्टिफिकेशन अमूमन जो है आपको एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जाते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। रही बात IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो वहाँ पर भी सर्टिफिकेशन होते हैं। जैसे जावा का सर्टिफिकेशन है, जावा सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस है, ओरेकल सर्टिफिकेशंस है, डेटाबेस के सर्टिफिकेशंस है। तो ये सब सर्टिफिकेशन आपको लेने पड़ते हैं, तभी आप जो है आगे माइग्रेट करते हो, तभी आप जाके प्रमोट होते हो या अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो। क्योंकि कई पोजीशन में, कई जॉब पोस्टिंग में लिखा रहता है कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेशन इज़ एन एसेट, यानी कि अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो फिर भी ठीक है, लेकिन होना चाहिए। अगर आप उस फील्ड में हो तो गेट दैट सर्टिफिकेशन, तब आप वो कहोगे कि यार नहीं, मैंने हाईएस्ट पेइंग जॉब ले ली है। वो हाईएस्ट पेइंग जॉब खाली गूगल करने से लिस्ट आ जाना वो नहीं है, आपको उसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आई वुड से इट्स नॉट अ पापड़ बेलना, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास आपका गोल है, आपको उसको अचीव करना है, देन यू हैव टू
अपीयर यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस स्टेप्स कि भाई आपको सर्टिफिकेशन कैसे देना है, क्या करना है, तो उसकी एक अलग परंपरा है, एक अलग प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करनी है। दूसरी बात यहाँ पर किस तरह की जॉब्स है, तो जॉब्स में तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, हर एक तरह की जॉब मिलती है, हर एक तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे आप स्टूडेंट्स में हो, आपके पास सिर्फ लिमिटेड आवर्स है, आपके स्कूल के टाइम टेबल अलग अलग है। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि यार नहीं, ये टाइम टेबल हमारा है सुबह 7 से 3 या 10 से 4, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से टाइम टेबल नहीं होता स्कूल कॉलेज में। यहाँ पर कॉलेजेस में खास करके जब आप आते हो इंडिया से, तो आपको टाइम टेबल थोड़ा सा अगली लगता है, क्योंकि एक लेक्चर सुबह 8, 8:30 से 10:30 है, रात को कुछ एक 6:30 से 10:30 है। मतलब यहाँ पर नाइट में भी 11-11 बजे तक लेक्चर्स चलते रहते हैं। तो उसमें दिन में आप पूरा दिन फ्री हो, बीच में लेक्चर है, फिर वापस ओवरनाइट आप इवनिंग में फ्री हो, फिर नाइट में लेक्चर है। तो थोड़ा सा इन कंडीशंस की वजह से जो है जॉब मिलना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी मेरी वाइफ के क्लासेस है, तो वो सुबह 8:30 से 4:30 तक एवरी डे क्लासेस है, बीच बीच में 2-2 घंटे के गैप है, लेकिन सी कैन नॉट गो फॉर अ जॉब, क्योंकि 2 घंटे में तो टाइम हो जाता है, खाना पीना ये वो। सो उसमें फिर आप जो है नहीं कोप अप कर पाते हो। तो उस कंडीशंस के अंदर ये टाइम टेबल इतना हेक्टिक होता है यहाँ पर। टाइम टेबल अगर स्ट्रीमलाइन हो तो हमें एम्प्लॉयर भी ले ले, लेकिन अगर इस तरह का टाइम टेबल हो तो आपको 20 घंटे जो कहीं से जुगाड़ने हैं, या तो आप सैटरडे संडे काम करो, या फिर वीक डेज़ में कहीं पर आपको 4 घंटे 5 घंटे एक साथ मिल रहे हो, उस पोजीशन पे आप कुछ देखो, ढूंढो, मिल जाए तो कुछ। तो उस केसेस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन ये रहता है कि कहीं पर भी आप रेस्टोरेंट में या थोड़े बहुत आवर्स कर लो, तो आपका एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ काम निकल जाए। यानी 20 घंटे आपको मिलते हैं, तो 20 घंटे, मैं तो कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को 20 घंटे जॉब ढूंढ कर करनी चाहिए। यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, 20 घंटे जॉब्स। उसमें आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, सबवे है, टीम हॉर्टन है, फिर और भी कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं यहाँ पर, जो कि मिल्क वगैरह कन्वीनियंस चॉकलेट वॉकलेट बेचते हैं, उस तरह के स्टोर। पेट्रोल पंप पे आपको जॉब मिल सकती है, तो वहाँ पर आपको आवर्स मिल सकते हैं। 20 आवर्स वो एडजस्ट कर सकते हैं, या तो आप सैटरडे संडे करो या ऑल नाइट आओ, नाइट शिफ्ट में आओ। फिर कुछ फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, जो कि फैक्ट्रीज़ भी एम्प्लॉय करती है। अब फैक्ट्रीज़ के अंदर ऐसा है, देखो 2 तरह की फैक्ट्रीज़ आपको इलीगली देगी काम, मतलब आप 20 घंटे से ज़्यादा भी काम कर सकते हो। इवन स्टोर्स भी आपको इलीगली काम देंगे, मतलब पेमेंट कम देंगे और आपको जो है आवर्स ज़्यादा देंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप क्लास अटेंड करते हो या सिर्फ जॉब ही करते हो। तो एक दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि मैंने काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखा है, कोर्स के लिए यहाँ पर आते हैं काफ़ी, मतलब 30-40%, यानी 10 में से 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं। इनिशियली वो क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद में अगर कुछ कहीं पर जॉब मिल जाती है तो फिर उसी जॉब में जो है काम करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से आपको क्लास छोड़कर, आप क्लास में नहीं जा रहे हो, आप उसकी जगह जॉब कर रहे हो, तो यह आपका सडन लॉस है, आपका ही लॉस है। आपको काम करना है, कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कीजिए, आप क्लासेस में जाइए, क्योंकि अब CIC ने, इमिग्रेशन कनाडा ने बहुत ही रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि आपको अगर आपकी अटेंडेंस 80% या 90% नहीं होगी तो आपको फिर जो है इमिग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, वर्क परमिट के समय दिक्कत आ सकती है। और ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। ये जब भी हम वर्क परमिट अप्लाई करता है कोई स्टूडेंट स्टडी के बाद, तो इमिग्रेशन कनाडा के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस स्टूडेंट ने कितने आवर्स स्टडी किया, कितने आवर्स एब्सेंट रहा, कितने आवर्स क्या किया, एवरीथिंग दे हैव। सो ये सोचना कि यार कुछ नहीं करते, मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, सब लोग फुल टाइम करते हैं, नो वन केयर्स, कई लोग सिटीजन हो गए, PR हो गए, लेकिन आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना है दोस्तों। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा है, अगर आपको कहा गया है कि आपका 20 घंटे का काम है तो 20 घंटे ही आपको स्टडी करना, 20 घंटे ही आपको वर्क करना है, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस। अगर आपको कहा गया है 40 आवर्स तो 40 आवर्स ही करना है, उसमें फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपको क्लासेस में जाना है, पर्टिकुलर क्रेडिट आपको कवर करना है, चूँकि अटेंडेंस आर मैंडेटरी। कुछ कॉलेजेस, मैंने कुछ रिव्यू में देखा था, कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पर 4 से 5 कॉलेज, जो कि एक तो 4.5, 5.5 बैंड पर एडमिशन देती है, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो उनसे बचिए, वो फ़ीस ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है, 1-1, 2-2 रूम में कॉलेजेस चलती है। तो इस तरह की कॉलेजेस से दूर रहे, इस तरह के एजेंट्स से दूर रहे जो कि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाते हैं और आपको इतने बड़े बड़े प्रॉमिस करवाते हैं। तो इनसे दूर रहे, इस तरह की अफवाहों से, इस तरह की खबरों से। आप कोशिश करें कि अच्छी कॉलेज में आए, अच्छे बैंड से आए, ताकि आपका स्मूथली सारा काम हो, आप प्रॉपरली स्टडी करें, प्रॉपरली 20 आवर्स वर्क भी करें। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि 20 घंटे काम करने से आपकी फ़ीस तो नहीं निकलती, लेकिन आपका एक एटलीस्ट 50% फ़ीस बंदा कलेक्ट कर लेता है।
और आपको रीडिंग वैकेशंस मिलते हैं, जब जब वैकेशंस मिलते हैं उसमें आप 40 आवर्स जॉब कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप उसके बाद आप जो है फ़ीस डेफिनेटली आपको इंडिया से नहीं लानी पड़ती, यहीं से आप कर लोगे। बहुत मुश्किल होता है आई नो कि फ़ीस कलेक्ट करना, क्योंकि आने के बाद अगर आप सितंबर में आते हो देन यू हैव टू पे फीस बाय नवंबर। तो यानी कि 2 महीनों में तो मुश्किल है। आप 20-20 घंटे करके भी ज़्यादा आपके कितने घंटे हो जाएंगे, 80 घंटे, 100 घंटे। 100 घंटे में आप क्या कमा लोगे, $1500। सो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उस केसेस में प्लीज़ आप कोशिश करें कि आपका ज़रूरत ना हो तो आप प्लीज़ इंडिया से जो है अरेंज करें, बैक होम से अपना पैसा फ़ीस का अरेंज करें। लेकिन लोन भी मिल जाती है। लेकिन आपका जो फ्यूचर है फ्रेंड्स वो स्पॉइल ना करें, क्योंकि आपके पास 2 साल स्टडी करने के लिए वीज़ा है। अब 2 साल सिर्फ स्टडी करें, उसके बाद 3 साल का गवर्नमेंट वर्क परमिट देती है। अगर फ्रेंड्स आपने 2 साल का स्टडी नहीं किया है और आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में, इंडिया में ना एक्सपीरियंस है, तो आपको तो ज़्यादा मेहनत करके उसको प्रॉपरली स्किल सीखना चाहिए और उसमें एंगेज होकर के अच्छी जॉब मिल सके आपको। इंटरव्यू दो प्लेसमेंट में प्लेसमेंट में जा सको, वहाँ पर परफॉर्म कर सको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। होता है क्या कि आपने पहले 2 साल आपने फिर रेस्टोरेंट में काम किया, फिर पूरी लाइफ टाइम जो है आप रेस्टोरेंट में ही लगे रहोगे। इसका रीज़न ये है कि आपने जब पढ़ाया तब स्किल सीखा नहीं, वो पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और अब जब आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके पास इंटरव्यू के आंसर्स नहीं है अगर कहीं पर जा रहे हो तो। सो ये फिर आपका जो मतलब $14 $15 पर आवर का ही हिसाब चलता रहेगा। फिर आप एक्स्ट्रा आवर्स लगाओगे, सैटरडे संडे भी लगा लोगे, फिर भी वो नहीं हो पाएगा। सो बेटर है कि पहले 2 साल आप संभाल लीजिए, किसी भी तरह के ट्रैप में ना आए, एक्सेसिव आवर्स ना करें, इलीगली कुछ भी ना करें। 2 साल तक ये इस चीज़ों में बच के रहे। आई कैन गारंटी यू कि आप सभी का जो है परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगा, सभी को वर्क परमिट मिल जाएगा विदाउट हैविंग एनी इशू। क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एक्सेस वर्क नहीं किया हूँ जब से मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं स्टूडेंट्स पे था, मैंने मतलब बहुत ही दिक्कत से जो है पूरे 2 साल निकाले एज़ फार एज़ फाइनेंशियल सिचुएशन। क्योंकि मैं 20 घंटे ही काम करता था, मैं 40 घंटे के लिए कभी नहीं गया, मैं ना उससे ज़्यादा कभी गया। मैं रीडिंग वेकेशंस में भी 40 आवर्स करता था अगर मिलते थे तो, अदरवाइज़ मैं उस लिमिट के अंदर ही रहता था। नहीं मिलते थे मैं कहीं और नहीं ट्राई करता था, कहीं और फैक्ट्रीज़ में इस जगह पे मैंने कभी नहीं ट्राई किया। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मेरा सारा स्पीडी हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का इस तरह से स्पीडी वर्क हो जाएगा। तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मैंने आपको बता दिए हैं किस किस तरह की जॉब्स है। हर एक यहाँ पर जॉब जो है हाईएस्ट पेइंग होती है। अगर आप जैसे कुछ जॉब्स है, जैसे ट्रक ड्राइविंग जॉब है, आपने यहाँ पर AZ लाइसेंस लेना है ट्रक ड्राइवर का। जैसे इंडिया में लाइसेंस होते हैं, इस तरह से यहाँ पर ट्रक्स का A to Z लाइसेंस होता है। उस पर भी कैटेगरीज होती है, किस तरह के ट्रक आप चला सकते हो, किस तरह की नहीं। तो एक ट्रक ड्राइवर कैटेगरी जो है जिसमें आप हाईएस्ट अर्न कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कितना आपको अर्न करना है। उसमें फिक्स कुछ नहीं होता है, आप जितना दौड़ोगे उतना आपके पास आएगा, जितना ट्रक चलाओगे उतना आप कमाओगे, सिंपल। सो ट्रक ड्राइविंग अगर मैं कहूँ कैटेगरी के लिए तो हाईएस्ट पेइंग जॉब है आज की तारीख में कनाडा में। और मतलब जो हम इंडिया से जिस तरह से आते हैं उसके हिसाब से हाईएस्ट पेइंग जॉब हमें ट्रक ड्राइविंग की लगेगी यहाँ पर। उसके बाद क्योंकि वो एक इजी भी है जहाँ पर आपको सिर्फ ट्रक चलाना आना चाहिए और दूसरी कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश ट्रक चलाना आना चाहिए। तो मैंने देखा है 7 आउट ऑफ 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस इंडस्ट्री में मूव हो रहे हैं, जो मतलब जो भी मोटर व्हीकल से लव करते हैं या फिर उस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो एक अच्छी बात है, अगर वो इस करियर में जाना चाहते हैं, गुड फॉर देम। तो उसमें भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं फ्रेंड्स। अगर ट्रक ड्राइविंग की जॉब आप लेते हो तो आप मैक्स टू मैक्स 8 to 10 ईयर्स तक आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि उससे फिर आपका बैक का इश्यू हो जाता है। दैट्स व्हाट आई सी इन मैनी पीपल। लाइक एट द एज ऑफ, अगर आप 20-22 साल में ये करते हो और आप 30-32 के होगे तो आपको फील होगा कि यार आपने क्या लॉस किया। आपका फिजिकल चैलेंजेस आएंगे, आपको बेंडिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि वो लॉन्ग आवर्स के ट्रक्स होते हैं, यहाँ से 10-10 घंटे 12-12 घंटे 3-3 दिन तक की ड्राइविंग होती है। तो कहीं ना कहीं एक साइड में आपका पैसा आ रहा है, दूसरी साइड में जो है आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो इक्वलाइज हो जाता है। तो वो फिर भी हाईएस्ट पेइंग जॉब है, चूँकि ये है तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह की यहाँ पर कैटेगरी के लिए मैंने बताया, ट्रक ड्राइवर का एक है, कंप्यूटर इंजीनियर्स का है, और बाकी जितनी भी फील्ड्स है, टेक्निकल ट्रेड्स है, जो भी है। हम मानते हैं कि यार ITI इंडिया में करा तो क्या कुछ नहीं मिलता है जॉब वॉब। यहाँ पर उस ITI की फ्रेंड्स इतनी वैल्यू है। अगर आपको स्किल है, आपको वेल्डिंग आता है, आपको फिटिंग आता है, तो मतलब आपके तो वारे न्यारे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है, यू कैन एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटी। इतनी सारी जॉब्स है, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर कोई इस तरह के कोर्सेज में आता नहीं है। जो भी इंडिया से स्टूडेंट्स आता है वो या तो बिजनेस में जाता है, IT में जाता है,
इन ट्रेड्स में कोई एडमिशन लेता नहीं है। तो होता है क्या, इन ट्रेड्स में वो वैक्यूम बना रहता है, जॉब ऑलवेज रहती है, लेकिन बंदे नहीं है उनके पास, मैन पावर नहीं है, स्किल्ड वर्कर नहीं है। तो इसी वजह से, कंपटीशन नहीं होने की वजह से ये हाईएस्ट पेइंग जॉब बन जाते हैं एक टाइम पे, और अच्छी खासी सैलरी इस पर मिल जाती है। यहाँ पर यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है कनाडा में। जनरल मोटर्स है, होंडा है, टोयोटा है, बेंज है, बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस करती है और मैक्सिको यूएस में सप्लाई करती है। तो एक अच्छी खासी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है जिसमें इन सभी चीज़ों की बहुत हाईएस्ट डिमांड रहती है। तो एक इस तरह की चीज़ें हैं। एक मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है, चूँकि मैं 2016 में उस साइट पर गया था। एक तो है यहाँ पर फ्लाइंग क्लब, कॉलेजेस है जहाँ पर आपको फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप एनी एज अगर आपको करना है, जैसे उसमें कोई बैकग्राउंड की आपको ज़रूरत नहीं है, आप किस बैकग्राउंड से हो ये नहीं देखा जाता, आप फिज़िकली फ़िट हो, आपकी आंखें बराबर है, आपकी हाइट पर्टिकुलर है, तो आप उस फ्लाइंग जॉब्स के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। फ्लाइंग जॉब मतलब आपको फ्लाइंग करना, यानी हेलीकॉप्टर उड़ाना, आपको छोटे छोटे जो एयरक्राफ्ट है उसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसका कोर्स आता है 3 से 4 साल का, वो आपको करना है, और अपॉन कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स आप सीधा ट्रेनिंग में जाओगे। आपको स्पेशलाइज्ड कमर्शियल ट्रेनिंग और इस तरह की पायलट ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में क्या होता था कि आपको साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, आपको फिजिक्स होना चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आप इस तरह की ट्रेनिंग में जा सकते हो। ज़्यादातर इंडिया में एयर होस्टेस है, इन सब में ज़्यादा लोग जाते हैं, डिफेंस में इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फ्लाइंग को लिया गया है, फ्लाइंग एक अच्छी जॉब है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है, लेकिन ये 10 में से आई वुड से 1 या लाइक 100 में से 1, खाली 1 या 2 लोग इस फील्ड में जाते हैं, क्योंकि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, यानी $50,000-60,000 पर ईयर इसका फ़ीस है फ्लाइंग का, जिस पे आपको मतलब पहले सिमुलेटर्स पे सिखाते हैं, फिर आपको जो है इन डिटेल आपको फील्ड में आपको जो है फ्लाइंग करवाते हैं, कुछ नंबर ऑफ़ आवर्स आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो एक अच्छी एंटरटेनिंग जॉब है वो भी एक। अगर आपको बहुत ही थ्रिल हो, बहुत ही एडवेंचरस आपका माइंड हो, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो उस तरह की जॉब्स है, जैसे फ्लाइंग जॉब्स, आईटी, कंप्यूटर, ट्रक ड्राइविंग, ये कुछ चुनिंदा जॉब है जिसमें हाईएस्ट सैलरी आपको मिल सकता है अगर आप इसको टारगेट में रखते हुए आते हैं। रही बात परमानेंट रेसिडेंसी, क्या आपको इससे आगे परमानेंट रेसिडेंसी में हेल्प होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। यहाँ पर सारी कैटेगरीज जो है अब तो खैर ट्रक ड्राइवर को पहले नहीं था एलिजिबिलिटी, लेकिन अब ट्रक ड्राइवर को भी इमिग्रेशन में एंट्री मिल चुकी है, यानी कि अगर आप ट्रक ड्राइविंग करते हो तो भी आप परमानेंट रेसिडेंट हो सकते हो कनाडा में। तो एक अच्छी खबर है सभी के लिए जो यहाँ पर इस एस्पिरेशंस के साथ आ रहे हैं कि हमें PR हो जाएगी हम अगर ट्रक ड्राइवर हुए तो एक अच्छी खबर और एक अच्छी बात भी है। अगर आप इसमें किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सको दोस्तों, यही एंड ऑफ द डे तो मायने रखता है। सो ये था ओवरऑल करियर के ऊपर डिस्कशन, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के ऊपर डिस्कशन, और कुछ प्रोग्राम्स जो कि यहाँ पर लोग नहीं करते हैं जो कि करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, वेल्डिंग, फिटिंग, राइट, ये छोटे छोटे जो ट्रेड्स सर्टिफिकेशन होते हैं वो ज़रूर से लेने चाहिए। अगर आप उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, इंडिया में आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आप इस पर कर सकते हो। और दूसरी बात मुझे एक आई थी कि यहाँ पर कॉलेजेस की जो फ़ीस है, कॉलेजेस की फ़ीस मतलब स्टेटिक होती है या कॉलेज की बाय कॉलेज अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हर एक कॉलेज की फ़ीस जो है अलग अलग है, हर एक प्रोग्राम वाइज फ़ीस अलग अलग है। उसमें अकेली फ़ीस नहीं होती, उसमें एक्स्ट्रा एंसिलरीज फ़ीस होती है, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ वाली होती है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, साइबर काफ़े, इंटरनेट, ये सब कुल मिलाकर जो है फ़ीस आती है। तो सब प्रोग्राम बाय प्रोग्राम इसकी अलग अलग फ़ीस होती है। जो प्रैक्टिकल्स जिसमें होते हैं उनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है, जो थिएट्रिकल होते हैं उसके अंदर बहुत कम फ़ीस होती है। लेकिन फिर भी एस्टिमेटेड $6,000 तो मिनिमम फ़ीस होती ही है, चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है मेरी वाइफ का, मैंने पे करे हैं, यानी मतलब 20% फ़ीस डोमेस्टिक की होती है और 80% ज़्यादा, यानी कि 100% मतलब डोमेस्टिक से 80% ज़्यादा जो है इंटरनेशनल की फ़ीस होती है। तो अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे एक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की $9,000 है एक सेमेस्टर की, दूसरे कॉलेज में जाओगे तो आपको 7,000 मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कॉलेजेस कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। कुछ कॉलेजेस यहाँ पर अच्छी है, इंपीरियल कॉलेजेस है, तो उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा है। देखो दोस्तों, जहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है, फिर उसके हिसाब से जो है फ़ीस स्ट्रक्चर रखे जाते हैं। और
एक दूसरी कॉमन चीज़ थी कि अभी एजुकेशन कैसे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है, यहाँ पर ऑनलाइन चल रहा है अभी, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस, ये सब यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन है, जहाँ पर लोग ऑनलाइन जाकर, आप पर्टिकुलर लिंक दिए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम, बोंगो या गूगल मीट, यहाँ पर जाकर जो है ऑनलाइन स्टडी करते हैं लोग। और चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है, चूँकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा खासा होता है, मतलब सभी के घरों में इंटरनेट होता है, वाईफाई होता है, तो उसका बिल्कुल दिक्कत नहीं आता। आप मोबाइल से पढ़ सकते हो, आप टैबलेट, आईपैड सभी से पढ़ सकते हो। तो ये एक अच्छी कंफर्ट जोन है, आप घर से ही आप ऑपरेट कर सकते हो। एग्ज़ाम कैसे लेते हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसा है कि वो ऑनलाइन क्विज़ होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ही आपको करने पड़ते हैं, और राइट अवे आपका रिजल्ट आ जाता है। असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट भी ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, वो भी सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ में ही बनते हैं असाइनमेंट, जैसे वर्ड, एक्सेल, इसी में असाइनमेंट होते हैं। तो पूर्णतया जो है ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। मुझे एक ने बहुत फ़नी क्वेश्चंस पूछा था कि यार अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसकी फ़ीस कम होती है या रिबेट मिलता है। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है आपकी। यहाँ पर मुझे भी लगा कि अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी जो है इंडिया से पढ़ रहे हैं, भले उनके वीज़ा नहीं आया है लेकिन अप्रूवल मिल चुका है कॉलेज से, तो वो ऑनलाइन पढ़े जा रहे हैं। जब वीज़ा आएगा, इधर रिजेक्ट या एक्सेप्ट, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि आगे वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। लेकिन इंडिया से अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। जिनका वीज़ा आ भी गया है उनको भी जो है अभी एहतियात दी गई है कि अभी ना आए, तो वहाँ से ही बढ़े, क्योंकि कॉलेज साफ साफ कहता है कि अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपका कोर्स जो है प्रैक्टिकल डिमांड है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं लैब वगैरह में, उन्हीं केस में आपको जो है कॉलेजेस में जाना है, अदरवाइज़ कॉलेजेस में नहीं जाना है। सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, और इसी क्लैरिटी की वजह से आप जो है इंडिया से यहाँ नहीं आ सकते। अगर कॉलेज कहती है आपका प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन है, नो नीड टू कम फिज़िकली, तो आपको इंडिया से आपको आने ही नहीं देंगे, एयरपोर्ट से ही आपको जो है वापस भेज देंगे, भले ही वीज़ा आ गया हो, क्योंकि आपका तो कोर्स ऑनलाइन है। अगर आप जस्टिफाई कर देते हो कि मैं भाई इस रीज़न से जा रहा हूँ, मेरा कोर्स प्रैक्टिकल ये वो एवरीथिंग, अकोमोडेशन वगैरह वगैरह पे किया है, इन दैट केस कुछ शायद बन जाए। लेकिन अमूमन क्लियर कट गाइडलाइंस है कि अप्रैल 30 तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ पर बैन है, यानी कि आप नहीं आ सकते। आपका पहले से वीज़ा आ चुका है, आपका कोर्स इस तरह का रिक्वायरमेंट है, तभी आप आ सकते हो। वो भी फर्दर कुछ अप्रूवल चाहिए कॉलेज की ओर से आपको, तभी आप एयरपोर्ट से यहाँ पर आ सकते हो, अदरवाइज़ मुश्किल है। और क्वारंटीन का है यहाँ पर, यस, अगर जैसे भी आप आते हो यहाँ पर 14 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड है। आपको एक होटल में, पर्टिकुलर होटल में आपको भेजा जाएगा, वहाँ पर जो भी बिल होगा वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या विजिटर को पे करना पड़ेगा। मिनिमम माना जाता है कि $2000 है पर पर्सन, क्वारंटीन का 2 हफ्ते का, विद फूड एंड ऑल। सो एक ठीक है, $2000। वैसे काफ़ी लोगों ने किया ये भी, मतलब इसको कंटेस्ट किया है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है इस फैसले को, कि मतलब ये तो लूट रहे हैं गवर्नमेंट, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक होटल्स को दी गई है परमिशन। तो फ्रेंड्स मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लूट रही होती तो इतने सारे पैसे ना दिए होते। जो भी घर पे बैठे अभी सबको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो ये कहना कि नहीं यार इन्होंने ये गलत किया, $2000 पर स्टूडेंट से ले रहे हैं जो भी यहाँ आ रहे हैं क्वारंटीन के लिए। हुआ क्या कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आए पिछले 6-7 महीनों में, उनको कहा गया था कि आप क्वारंटीन रहें, तो वो क्वारंटीन रहने के लिए किसी अपार्टमेंट में किसी ने ढूंढ लिया, किसी ने मोटेल्स में ढूंढ लिया, वहाँ पर 4-5 दिन रहकर वो वहाँ से निकल गए, और फिर इस तरह से जो है वायरस स्प्रेड होता गया। मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा पाते थे, इस वजह से जो है इन्होंने पर्टिकुलर होटल्स को डेजिग्नेट किया है कि वहाँ पर आप क्वारंटीन रहोगे, और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, और आपको जो है अटेंडेंस लगेगी कि आप क्या क्या किया है। फुल रिपोर्ट जो है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी को जाएगा, हेल्थ कैनेडा को जाएगा। अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो आपको जो है आपके ऊपर चार्ज अप्लाई होंगे, और बेस्ड ऑन दैट आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी चल सकता है। आपको इस तरह की मतलब इस तरह की सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ये फ़ैसला लिया गया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फ़ैसला ठीक है, क्योंकि बहुत ही सेफ़ रहा है कनाडा थ्रू आउट द पेंडेमिक। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने संभाला है, बिल्कुल भी आउटब्रेक को बढ़ने नहीं दिया है। लॉकडाउन इंडिया जैसा नहीं किया है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पर। जैसा कि अभी मैं गाड़ी में हूँ, मैं कहीं पर भी जाकर जो है आ सकता हूँ। जैसे मॉल्स वगैरह बंद है यहाँ पर, जो भी लेज़र या इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें होती है वो सभी बंद है। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे ग्रॉसरी के स्टोर्स है, मेडिकल, फार्मेसी, ये सब खुला है। तो इस मामले में कनाडा ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है, और उसके ऊपर मुझे प्राउड है डेफिनेटली। इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा सिचुएशन कंट्रोल किया है।
बस अब देखते हैं जल्द से जल्द जो है वैक्सीन इंडिया में तो वैक्सीनेट करना चालू कर दिया है, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन चालू है। बस अब सितंबर तक होपफुली सभी कैनेडियंस को जो है वैक्सीन लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए इतना ही। बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने जो मतलब मेरे पास क्वेश्चंस थे, फीडबैक थे, उसके मुताबिक मैंने आपको सबको आंसर दिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको अनक्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, जो भी आपको कंसेंट, जो भी आपको क्वेश्चंस है रिगार्डिंग, और आपको कोई भी कॉलेजेस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं इन फ्यूचर जो कि मे इंटेक के लिए जो कॉलेजेस है, मतलब कुछ ट्रेंडिंग प्रोग्राम है, ट्रेंडिंग मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने एडमिशन लिया है, तो उन प्रोग्रामों को और उनकी फ़ीस वीस का थोड़ा बहुत मैं स्टडी कर कर आऊँगा। कॉलेज बाय कॉलेज हम जाएंगे, 2-4 कॉलेज का एक टाइम में डिस्कस करेंगे किस तरह का क्या है, और शायद उससे आपको कुछ मदद मिल जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों, और दूसरी एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपसे कहे कि आप जो है बिना IELTS के यहाँ पर आ सकते हैं या बिना किसी इंग्लिश के एग्ज़ाम को दिए कनाडा के अंदर आ सकते हैं या कम बैंड पर आ सकते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल जो है वाहियात इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, मिस रिप्रेजेंट की करके बताई गई है इंडिया में या कहीं पर भी आप हो। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट 6 है सारे मॉड्यूल्स में, और ओवरऑल भी 6 है। तो आपको मिनिमम इतना तो स्टैंडर्ड है ही IELTS का कि मिनिमम 6 हो ईच में, तभी जाकर आप जो है कनाडा के लिए वीज़ा क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपके 6 से कम है तो आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी 10 में से एक, यानी 10% चांसेस आर देयर कि आपको अप्रूवल मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, ये थी जस्ट एक नोट कि प्लीज़ ध्यान रखें, इस तरह की भ्रामक जानकारियों पर ध्यान ना दें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसी तरह से मैं आप आने वाले वीक में जो है एक और वीडियो लाऊंगा। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या है, फीडबैक क्या है, उसके बेस्ड पर मैं जो है वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आप बस विदा ले रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मेरे फैमिली को और भी आगे बढ़ाना है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।